अब पहला क्वेश्चन आपको इस सामने बिल्कुल 1 रुपया का। आप लोग सही जवाब दीजिएगा तो 1 रुपया मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सही उत्तर को बताना है। तो बोल रहा है क्या, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक यानी जिसमें लिंग की आवश्यकता ना हो, उसके अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन किस में होता है, तो विखंडन में होता है, यानी एक जीव का शरीर टूट कर दो नया जीव बन जाता है, उसको बोलते हैं विखंडन। तो विखंडन में दो भी बन सकता है या दो से अधिक भी बन सकता है। जब दो बनेगा तो बोलेंगे द्विविखंडन, और दो से अधिक बनेगा तो बोलेंगे बहुविखंडन। मुकुलन भी अलैंगिक जनन है। मुकुलन में हाड्रा और ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। और बीजाणु जनन में भी है, ये भी है क्या, तो ये भी अलैंगिक जनन, यानी इनमें से सभी क्या अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में नर भाग और मादा भाग यानी लिंग की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा आपके सामने पूरा 7 करोड़ का। आप लोग जीतिएगा तो 7 करोड़ मेरा अकाउंट में डाल दीजिएगा। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, कलिका निकलता है बताना है। तो सिंपल बात है, किस प्रकार के जनन में जीव के शरीर से कलिका निकलती, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। क्या होगा, मुकुलन। तो कलिका बोले या कलिका को ही बोलते हैं मुकुल या बड। तो मुकुल बोले या बड बोले या कलिका बोले तो जगह मुकुलन। मुकुलन में जन्म किसके द्वारा होता था, ईस्ट में। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जन्म होता है, जबकि हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विखंडन के द्वारा अमीबा में होता है और अपखंडन के द्वारा किसमें होता था, अपखंडन के द्वारा होता है प्लेनेलिया और एस्पायरोगायरा। प्लेनेलिया और एस्पायरोगायरा हम बार बार बोलेंगे कि तुम लोग को याद हो जाए, दिमाग में घुस जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष फूल के नर भाग यानी पुंकेसर यानी पुमंग का भाग है। पराग कोष में परागकण पाया जाता है। तो पोषे पराग कोष, पोषे परागकण, यानी पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो पराग कोष में परागकण पाया जाता है। और यही परागकण जब फूल के वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो उसी को बोलते हैं परागन, जो हवा के द्वारा या जल के द्वारा या कीट के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्त्री केसर के आधारीय भाग, आधारीय यानी स्त्री केसर होता है ना, तो स्त्री केसर में जो लंबा सा होता है, जब फूला में आप लोग अड़हुल का फूल देखेंगे तो उसमें जो लंबा सा जो होता है तो उसका आधारीय भाग यानी फूल के नीचे वाला भाग जहाँ हरा सा होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम अंडाशय। और अंडाशय ही आगे सलकर फल में बदलता है और बीजांड जो होता है वो बीज में बदलता है। तो इसका आंसर होगा खो। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं पुंकेसर। ऐसे ही मान लो पुंकेसर है तो यहाँ पर जो अग्रभाग रहेगा, जो मुँह खोले है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पुंकेसर के अग्रभाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो लंबा सा लेयर आ रहा है इसको वर्तिका कहते हैं। और ये जहाँ से जुड़ा होता है उसको अंडाशय कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, और सॉरी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पुंकेसर के अग्रभाग, पुंकेसर किसका भाग है, तो फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और फूल के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। तो पुंकेसर के जो अग्रभाग यानी ऊपरा वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं परागकोश, और परागकोश में ही पाया जाता है परागकण। तो इसका आंसर हो जाएगा परागकोश। और जो लंबा सा है इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। तो इसका आंसर हो जाएगा खो नंबर राइट। ठीक है ना। और स्त्री केसर का जो ऊपर वाला भाग होता है, अग्र भाग होता है, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखते हैं क्या है, उसका जवाब देने के लिए आप लोग रेडी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निषेचन की प्रक्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेचन, तो निषेचन किस में होगा, तो जो लैंगिक जनन होता है यानी जिसमें लिंग के द्वारा जनन होता है, जिसमें नर भाग और मादा भाग का जरूरत पड़ता है, उसमें लैंगिक जनन यानी निषेचन होता है। तो यहाँ पुष्पी पादप यानी जिसमें पुष्प बनता है उसमें भी नर भाग और मादा भाग होता है। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं यानी पुमंग बोलते हैं, और पुष्प के स्त्री भाग को स्त्रीकेसर यानी जायांग बोलते हैं। तो पुष्प और जंतु दोनों में स्त्री और पुरुष का जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो गया गो नंबर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, जवाब दीजिए और जीतिए पूरा 1.5 रुपया। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है। देखो, निषेचन के फलस्वरूप जो है अंडाशय का दीवार है, अंडाशय का जो दीवार होता है वो बनाता है क्या, तो बता दो। अंडाशय का जो दीवार होता है ना
वो बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फल। अभी हम तुरंत बताए थे कि अंडाशय फल में बदलता है, तो इसका आंसर होगा फल। और बीजांड जो होता है वो बीज में बदलता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फल। बीजांड की दीवार मोटी होकर बनाती है। बीजांड का दीवार बोल रहा है, हम बीजांड बोलेगा कौन कौन सी बनाती है, तो बोलना है बीज। लेकिन बीजांड की देवला क्या बनाता है, तो बीज के ऊपर जो आवरण होता है, बीज के ऊपर जो परत होता है उसको बनाता है, यानी बीजावरण को बनाता है, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दीजिए जवाब और जीतिए 0 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो पहले आप लोग को पुरुष जननांग का हम पिक्चर दिखा देना चाहते हैं। ऐसे आप ये चैप्टर पढ़ा दिए, काफ़ी अच्छा से इमेज दिखाकर काफ़ी एकदम क्लियर से पढ़ा है। आप लोग जाके देख सकते हैं, फोटो पर क्लिक करें, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएँ, A to Z वीडियो मिल जाएगा। चलो इसका फोटो पहले दिखा देते हैं। देखो पूछेगा पुरुष जननांग भाग कौन कौन है, तो देखो पुरुष जननांग भाग कौन है, तो पुरुष जननांग भाग ये दिखाई जो दे रहा है, जो सिर्फ ये जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, थोड़ा और नीचे करते हैं इसको, हाँ अब देखो, देखो ये जो दिखाई दे रहा है दो ठो, जिसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं वृषण। यही जो है पुरुष का जनन का सबसे मेन भाग यही है, वृषण। इसी में बनता है शुक्राणु। क्या बनता है, तब वृषण किसका भाग हो गया, पुरुष जनन का भाग हो गया। और वृषण के ऊपर जो ये तुमको चमड़ी दिखाई दे रहा है, ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ठो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, मूत्र जहाँ जमा होता है उसको बोलते हैं मूत्राशय। और ये जो दिखाई दे रहा है ये जो क्या करता है, तो इससे मूत्र बाहर निकलता है और इसी से शुक्राणु बाहर निकलता है और मादा के शरीर में पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीसन, या इसी को बोलते हैं क्या, इसका दूसरा नाम है पेनिस। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, शुक्राशय है। शुक्राशय भी पुरुष जनन का भाग है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, शुक्रवाहिका है। शुक्रवाहिका भी पुरुष जनन का भाग है। और इसमें पाया जाता है ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पर देखो मूत्रमार्ग के दोनों तरफ आधार में लटका हुआ एक ग्रंथि है, जिसको पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। तो ये सब पुरुष जनन का भाग है। तो पुरुष जनन का भाग कौन हो गया, वृषण, सीसन। और सीसन के जो मुँहा होता है इसको बोलते हैं क्या, प्रीप्यूस। यानी मुँहा को प्रीप्यूस नहीं बोलते हैं, मुँहा को बोलते हैं ग्रांस, ठीक है ना। ये है मेरा सीसन, क्या है, यानी जिससे पेशाब बाहर निकलता है वो है सीसन। और सीसन का ये चौड़ा सा जो मुँह है इसको बोलते हैं ग्लांस। और ग्लांस के ऊपर एक हल्का सा चमड़ी होता है, ढीला सा चमड़ी होता है, उसको बोलते हैं प्रीपियूस, ठीक है। तो सीसन हो गया, वृषण हो गया, प्रीपियूस हो गया, ग्लांस हो गया, शुक्रवाहिका हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, स्खलन नलिका हो गया, शुक्राशय हो गया, पुरस्थ ग्रंथि हो गया, मूत्राशय हो गया। ये सब क्या है, तो सब पुरुष जनन का भाग है। मादा जनन का भाग यही दिखा देते हैं आप लोग को, कि आगे दिखाना हमको नहीं पड़े बार बार। देखो ये है मादा जनन भाग। तो पूछता है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन का भाग है, तो कैसे बताना है। देखो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा और ऊपर करते हैं इसको, हाँ यहाँ जो दिखाई दे रहा है यह है बाल्ब। क्या है, ये है बाल्ब, ठीक है ना। जहाँ से इंटर करता है कौन, तो सीसन, ठीक है, यानी पेनिस। तो ये बाल्ब है। और यहाँ पर एक होता है बाल्ब के जस्ट यहाँ पर एक चमड़ी होता है, ठीक है, जो प्रथम संभोग के टाइम ये क्या होता है, ये टूट जाता है, या चोट लगने से भी टूट जाता है तो ब्लड निकलता है, इसको बोलते हैं हाइमन। उसी प्रकार यहाँ है योनि। तो योनि में ही क्या होता है, जो सीसन से जो शुक्राणु आया है वो यहीं पर निकलता है, ठीक है। और ये है गर्भाशय। और यहाँ पर देखो मादा शरीर में दो ठो अंडाशय होता है, यही अंडाशय से अंडाणु निकलता है। पूछेगा अंडाणु कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय से निकलता है। और यही अंडाणु कहाँ पहुँचता है, तो ये फ्लैपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब दिखाई दे रहा है, एक ट्यूब इधर है और एक ट्यूब इधर है, तो इसको बोलते हैं फ्लैपियन ट्यूब। ये हो गया फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब में अंडाशय से अंडाणु निकलता है और इधर से जो शुक्राणु आता है पुरुष के द्वारा, वो शुक्राणु यहीं पर जाके अंडाणु से मिलता है, अंडाणु को निषेचित कर देता है। तो तुम लोग को क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नालिका में, या इसी को बोलते हैं अंडवाहिनी नालिका। तो फ्लोपियन नालिका यानी फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। अब बोलेगा जब अंडाणु निषेचन हो गया तो उसका विकास, यानी जब वो बन गया भ्रूण यानी जायगोट बन गया, युग्मनज बन गया, तो उसका विकास कहाँ होगा, तो उसका विकास होता है ये गर्भाशय में। कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। तो पूछेगा बताओ बल्बा या हाइमेन या योनि या गर्भाशय या अंडाशय या अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब यानी फ्लोपियन नालिका, अंडवाहिनी का शीर्ष, ये सब किसका भाग है, तो सब मादा जनन का भाग है।
आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका था 9। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष में पाया जाता है, बताना आता है। बताए थे कि फलोपियन नालिका महिला में यानी मादा में, ये सब जो है। तो अभी हम बताते हैं शुक्राशय शुक्रवाहिका, ये कहाँ था, पुरुष में था, अभी बताए थे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर, और ये सभी मादा का भाग है, ठीक है। यहाँ थोड़ा अल्टर आंसर दे दिया है यहाँ पर ये दोनों, तो उससे दिक्कत नहीं लेना आप लोग को। शुक्रवाहिका यानी शुक्राशय याद है, ये पुरुष का भाग, अभी तो बताए थे पिक्चर से। नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा युग्मक यानी अंडाणु के संयोजन से क्या बनता है, तो दोनों जब मिलता है तो बनता है युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट यानी भ्रूण बनता है। इसका नंबर हो जाएगा को सही। और दोनों मिलता है कहाँ पर है, तो फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है। इसका विकास कहाँ होता है, तो विकास होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने दीजिए जवाब और जीतिए 1 लाख और मेरे अकाउंट में भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। स्त्रियों के मासिक चक्र, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। मासिक चक्र को ही बोलते हैं रजोधर्म, या इसी को बोलते हैं MC, ठीक है ना। तो ये जब लड़की 12 वर्ष पार कर जाता है तो वो आ जाता है जवानी अवस्था में, यानी इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी अवस्था। तो उसमें अंडाशय से अंडाणु निकलना शुरू हो जाता है, यानी ये 28 दिन में निकलता है। 14 दिन निकलता है, फिर 14 दिन इंतजार करता है, तो 28 दिन कितना होगा, 14 दिन होगा। कितना दिन होगा, 14 दिन। 14 दिन तक बाहर, 14वां दिन बाहर निकल जाता है, फिर नष्ट होने में इसको 14 दिन लगता है या इंतजार करता है, ठीक है। तो 14 दिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन MC जो होता है मासिक चक्र जो होता है 28 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो देखो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन यानी लिंग के द्वारा होने वाले, यानी सेक्सुअल रोग होने वाला कौन कौन है, 3 तरह का होता है। एक होता है जीवाणु, क्या होता है, जीवाणु से होने वाला रोग। एक होता है विषाणु, विषाणु से होने वाला रोग, ठीक है ना। एक होता है प्रोटोजोआ। तो मेन है यहाँ जीवाणु और विषाणु। जीवाणु से जो होने वाला जो जनन रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, वो क्या है, तो याद रखना सिफिलिस और गनोरिया। सिफिलिस और गनोरिया, सिफिलिस और गनोरिया जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु के द्वारा होने वाला जनन संचारित रोग है वो है वायरस एड्स और हर्पीस। एड्स और हर्पीस, एड्स का फुल फॉर्म होता है S से एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डिफिशियंसी और S से सिंडोर, ठीक है। और एड्स होता है HIV वायरस के कारण, ठीक है। और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला जो लैंगिक जनन रोग है वो है ट्राइकोनोसियम, ट्राइकोनोसियम, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन रोग नहीं है, तो गनोरिया और सिफिलिस ये किसके द्वारा हो गया, तो ये हो गया जीवाणु के द्वारा। एड्स हो गया विषाणु के द्वारा होने वाला लैंगिक जनन रोग। लेकिन टाइफाइड जो है ये होता है ग्रंथि टाइफाइड जो होता है ये तो जल दूषित के कारण होता है, ठीक है। तो इसका घोर नंबर सही हो जाएगा, ये जनन संचारित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम लोग किताब के पीछे चला जाओ, किताब के पीछे चैप्टर 6 में जाना, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जवाब दीजिए और जीतिए। क्या जीतिए, कुछ नहीं, चलिए आ जाए। तो निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन यानी वैसा जनन जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बल्कि जीव का शरीर टूटकर या फूटकर या मुकुल के द्वारा नया जीव बनाता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो यहाँ देखो, तो यहाँ बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। तो सिर्फ एक बेष्टि का होना, एक बेष्टि अलैंगिक जनन में तो एगो बेष्टि रहता है, नहीं एक जीव रहता है, वही टूट जाता है, फूट जाता है तो नया जीव बनता है। तो ये सही है। बोल रहा कौन सही ना है, तो युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण। तो बोल रहा है कौन सही नहीं है ये बताना, युग्मकों का निर्माण या निषेचन का नहीं होना। तो देखो सिंपल बात है, अलैंगिक जनन में निषेचन कहाँ से होगा, निषेचन के लिए नर भाग और मादा दोनों जरूरत पड़ता है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ जीव का शरीर टूट फूट कर बन जाता है। तो यहाँ निषेचन का नहीं होना ये भी सही है। और युग्मक, तो युग्मक कब बनता है, जब मादा और नर यानी मादा युग्मक और नर युग्मक यानी मादा युग्मक और नर युग्मक मिलता है तब बनता है युग्मक। तो यहाँ पर थोड़े दो, यहाँ पर अलैंगिक जनन में तो जीव का मादा और नर तो होता ना है, यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण, तो ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। और क्या होगा, तो ज़्यादा संख्या में शीघ्रता से संतान की उत्पत्ति, सही बात है। यहाँ पर इसमें उत्पन्न होने में कोई टाइम थोड़ा लगता है, यहाँ पर अलैंगिक जनन हो रहा है, जीव टूटते जाएगा, फूटते जाएगा, बनते जाएगा, नहीं हर सेकंड नया नया जीव बनते जाता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन में पेज को ढुकाते हैं, टू कॉपी निकलते जाता है, उसी प्रकार यहाँ बनता है। तो इसका खो नंबर नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन में जो विभाजन होता है कोशिका का होता है समसूत्री यानी समान संख्या में विभाजन और ओ समसूत्री दोनों होता है, जिसका घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट में समानता लैंगिक जनन होता है। तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि ईस्ट में जो लैंगिक जनन होता है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है और ईस्ट में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है मुकुलन के द्वारा, और हाइड्रा में भी मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, लेकिन हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। तो आप पूछेगा ईस्ट और हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है, तो बोलना मुकुलन के द्वारा होता है। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में होने वाला मुकुलन का उदाहरण है। तो अभी बताए थे ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, तो ईस्ट जहाँ एक कोशिकीय जीव है वहीं पर हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय के लिए होगा हाइड्रा, यानी घो सही। अगर एक कोशिकीय पूछता तो ईस्ट सही होता मुकुलन के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। तो बीजाणु जनन में क्या होता है, जैसे मान लो बम रहता है उसको पटकने पर छितराना जाता है, उसी प्रकार यहाँ बीजाणु टूटने पर बहुत सारा भाग में बट जाता है। तो बोला बीजाणु जनन में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। तो बीजाणु जनन द्वारा जो होता है वो होता है कवक में। तो कवक में जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है बीजाणु के द्वारा, कवक में हो गया, फंजाई में हो गया, इस सब में होता है बीजाणु जनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलस का निर्माण होता है। केलस का निर्माण कहाँ होता है ये बताना है। तो केलस का जो निर्माण होता है वो किस में होता है। तो केलस का निर्माण होता है किस में, लैंगिक जनन में होता है कि बीजाणु जनन में होता है कि मुकुलन में होता है कि उत्तक संवर्धन में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तक संवर्धन में केलस जनन के होता है, ठीक है ना। वही पूछेगा मुकुल या बड या कली किस में बनता है, तो मुकुलन में बनता है, ठीक है। उसी प्रकार पूछ लेगा, मान लो तुम लोग को पूछ दिया है क्या स्पोरा किस में बनता है, तो बीजाणु जनन में बनता है। बाह्य दल एवं दलपुंज को कहा जाता है, थोड़ा ऊपर लेते हैं। पूछ रहा है क्या बाह्य दल एवं दलपुंज को कहा जाता है। तो हम जानते हैं पुष्प का 4 भाग होता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो वही जहाँ पर देखते हैं तुम लोग जो कली अवस्था में फूल को हरा जो ढक कर रखता है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज हमेशा हरा होता है। दलपुंज क्या होता है, ये रंग बिरंग होता है, जो फूल का जो रंग होता है इसी कारण होता है दलपुंज के कारण। तो ये दोनों कोई भी काम नहीं, ये खाली सिर्फ सहायक अंग है। क्या है, सहायक अंग है। तो ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग है, जबकि पुमंग एवं जायांग, पुमंग पुरुष फूल का नर भाग और जायांग फूल का स्त्री भाग। तो पुमंग और जायांग जो है वो मेन भाग है, ठीक है ना, यानी आवश्यक अंग है पुमंग और जायांग है, और ये दोनों जो है ये सहायक अंग है, यानी ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के नर भाग को कहते हैं। बता चुके हैं पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं और एक पुमंग को पुंकेसर कहते हैं, और पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं और एक जायांग को स्त्री केसर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है पौधे के मादा भाग को कहते हैं। तो बता चुके हैं अभी जायांग और नर भाग को पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दीजिए जवाब और बन जाइए जीनियस। अंडाशय के भीतर पाया जाता है। तो बोला अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है। तो अंडाशय के जो भीतर होता है फूल में वो होता है बीजांड। हम मादा नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे फूल में। तो अंडाशय के भीतर होता है बीजांड और अंडाशय परिपक्व होकर फल में बदल जाता है, जबकि बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश अवस्थित होता है। तो भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित होता है। तो भ्रूण कोश जो होता है वो बीजांड के अंदर होता है, यानी बीज के अंदर, तब ने हम बीज को लगाते हैं तब ने एक नया पौधा निकलता है। तो बीजांड हो जाएगा, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। परागकोश एवं परागकोश से निकल कर, यानी परागकण जो है कहाँ पाया जाता है, तो परागकोश में पाया जाता है। तो परागकण का परागकोश से निकल कर पुष्प के वर्तिकाग्र है फूल के मादा वाला भाग जो था जायांग था उसी का ऊपरा वाला भाग है, ठीक है ना। तो वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को हम कहते हैं परागन। क्या कहलाता है, परागन। तो पूछेगा परागन किसे कहते हैं। तो बोलना परागकण का परागकोश से निकल कर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। जब एक ही फूल में ये सभी घटना होगा तो उसे कहेंगे स्वपरागन, और जब एक पौधा से दूसरे पौधा में ये सभी घटना होगा, यानी परागकण का एक पौधा से दूसरे पौधा में पहुंचेगा, दूसरे पौधा के फूल में पहुंचेगा, तो उसे बोलेंगे परपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्वपरागन किस पौधे में संभव है। तो बताया सिर्फ एक ही पौधा होना चाहिए और एक ही पौधा होना चाहिए, और एक ही पौधा रहेगा तो उसमें बताओ जब एक ही पौधा है तो उसका पुष्प में स्वपरागन तभी होगा जब उसी एक ही पुष्प में मादा वाला भाग और नर वाला भाग एक ही पुष्प में दोनों भाग है, तभी होगा क्या, तो तभी होगा स्वपरागन, यानी उभयलिंगी होगा, यानी दोनों लिंग मादा और नर एक ही पौधा में रहेगा तो होगा क्या, स्वपरागन, ठीक है ना। और परपरागन के लिए चाहिए कि पौधा क्या हो,
एक लिंगी है तब भी चलेगा, उभयलिंगी है तब भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन पर स्वपरागन के लिए उभयलिंगी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। तो हम जानते हैं कि निषेचन के बाद जो युग्मनज है वो विभाजित होकर क्या बनाता है, तो वो बनाता है भ्रूण कोष। क्या बनाता है? भ्रूण कोष, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर जो है भ्रूण कोष नहीं होगा, भ्रूण होगा। क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण का विकास पूछेगा कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थान जहाँ शुक्राणु परिपक्व एवं सक्रिय होता है? तो शुक्राणु का जो संग्रह स्थान है वो है अधिवृषण। क्या है? अधिवृषण। वृषण में शुक्राणु बनता है और संग्रह स्थान जो हुआ है अधिवृषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं का निषेचन होता है। तो बता चुके हैं कि मनुष्य में शुक्राणु अंडाणु कहाँ से निकलता है, तो मादा के अंडाशय से निकलता है। और शुक्राणु कहाँ से निकलता है, तो वृषण यानी नर के वृषण से निकलता है। तो ये दोनों जो कहाँ मिलता है, तो ये बता चुके हैं, पिक्चर दिखा के फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है। तो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में जब मिलता है तो वहीं पर होता है निषेचन, यानी फ्लोपियन नालिका में निषेचन होता है। लेकिन जब वो दोनों मिलेगा तो बनाता है भ्रूण, और भ्रूण का विकास कहाँ होगा, तो गर्भाशय में। तो निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नालिका में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने का एकदम 100% चांस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास होता है। तो बता चुके हैं भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। लेकिन निषेचन कहाँ होता है, निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। किस स्थिति में कार्बस ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एवं लिलक्सिन बनाता है? तो देखो, प्रोजेस्टेरोन और लिलक्सिन हार्मोन कौन बनाता है, तो कार्पस ल्यूटियम बनाता है। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन और लिलक्सिन हार्मोन किसमें बनता है, नर में बनता है कि मादा में बनता है? तो ये बनता है मादा में, ठीक है ना, यानी ये मादा हार्मोन है, ठीक है। और ये कब बनता है, तो जब अंडाणु के निषेचन हो जाता है तब बनता है। क्योंकि अंडाणु का निषेचन हो गया तो अब जब अंडाणु निषेचन हुआ तो क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अब भ्रूण के विकास के लिए क्या चाहिए, तो भ्रूण विकास होने के लिए जाएगा गर्भाशय में। तो ये दोनों हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय की दीवार को मोटा करेगा, जैसे वो भ्रूण के विकास में सहायता प्रदान करेगा। यानी अंडाणु के निषेचन होने के बाद यानी को नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित तो कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? तो बता चुके हैं कि सिफिलिस और गनोरिया ये दोनों होता है जीवाणु के द्वारा, और एड्स और हर्बिस होता है विषाणु के द्वारा। और ये सभी है क्या, तो लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो हो जाएगा सभी, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों के द्वारा अपनाए गए जाने वाला सरल विधि क्या है? सरल विधि बताना है, सिंपल विधि। तो हम जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए यहाँ बोल रहा पुरुष बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पुरुष। तो होता है कॉन्डोम। क्या होता है, तो पुरुष लगाता है क्या, कॉन्डोम लगाता है, यानी इसका घ नंबर सही हो जाएगा। और महिला जो लगाता है वो डायफ्राम लगाता है या कॉपर टिक करता है। यह सब यांत्रिक विधि है, यांत्रिक विधि के द्वारा, यानी अंदर क्या लगा कर नियंत्रण करे। ये हो गया महिला का, ये तीनों, ठीक है। और ये हो गया पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई गई सर्जिकल विधि। सर्जिकल मतलब समझ रहे हैं, ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन विधि क्या है, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बोल रहा स्त्री के द्वारा। तो स्त्री के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का जो विधि है उसे बोलते हैं स्त्री नसबंदी। क्या बोलते हैं? स्त्री नसबंदी। आप पुरुष के लिए जनसंख्या नियंत्रण का जो सर्जिकल विधि है उसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी। स्त्री नसबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटोमी। और पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्कोटोमी। क्या बोलते हैं? वेस्कोटोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले एक सरल यांत्रिक विधि। सरल यांत्रिक बोल रहा है, यांत्रिक यानी अंदर क्या लगाकर नियंत्रण करेगा। यहाँ सर्जिकल ऑपरेशन वाला नहीं बोल रहा, ऑपरेशन बोलता तो जाता क्या, ट्यूबेकोटोमी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर टी विधि। क्या होगा? कॉपर टी। हम बता चुके हैं कि स्त्री के लिए कॉपर टी और डायफ्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉपर टी विधि, जो एक सरल यांत्रिक विधि है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है। तो हम बता चुके हैं कि लैंगिक जनन संचारित रोग जीवाणु के द्वारा भी होता है। जीवाणु के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, सिफिलिस और गनोरिया। और जो विषाणु के द्वारा होता है उसको बोलते हैं एड्स यानी हर्पिस, ठीक है। तो हर्पिस जो है ये किसके द्वारा होने वाला रोग है, तो ये हो जाएगा वायरस के द्वारा। और प्रोटोजोआ के द्वारा जो होने वाला रोग है उसको बोलते हैं ट्राइनिकोमा, ठीक है ना। स्त्रियों के मूत्र जनन नालिकाओं द्वारा ट्राइकोमोनिसियस, देखो यही है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग, ट्राइकोमोनिएसिस, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गो नंबर सही। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्त्रियों के बोल रहा है क्या, इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ है, बताना है बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ क्या है। तो बाह्य ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो होता है बल्बा या भाग। अभी हम तुम लोग को पिक्चर दिखाते, सबसे बाहर क्या था, तो बाल्ब था। क्या था इसका आंसर, यहाँ पर
दिया होगा, तुम लोग को दिया होगा हायमन दिया होगा, लेकिन हायमन ना होगा, इसका आंसर होगा बलवा या भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन है। पुरुष के सीसन, सीसन यानी जिससे मूत्र बाहर निकलता है, ठीक है ना, सीसन या इसी को बोलते हैं पेनिस का शिखर भाग, यानी जो शिखर भाग यानी जो मुँहा जो थोड़ा मोटा होता है मुँहा, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ग्लांस। क्या बोलते हैं, ग्लांस। और इसके ऊपर जो एक ढीला सा चमड़ी होता है उसको बोलते हैं प्रीपियूस। इसका आंसर हो जाएगा ग्लांस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नर युग्मक कहलाता है। तो नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु कहाँ मिलता है, फ्लोपियन ट्यूब में मिलता है, तो अंडा का निषेचन होता है, और अंडा जब निषेचन होता है तो बनता है भ्रूण। वो भ्रूण कहाँ विकास होता है, तो गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान मनुष्य के लिए नर जनन को कौन सा भाग है। तो देखो देखते हैं चित्र क्या है। देखो ये वाला चित्र यहाँ दिया हुआ है, बोल रहा है ये चित्र दिया है ना, ये पूरा चित्र दिया हुआ है, लेकिन जो चिन्हित स्थान है वो कौन चिन्ह दिखा रहा था, इसको दिखा रहा था। ये क्या है, तो हम जानते हैं ये वृषण है, जो नर जनन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यही महत्वपूर्ण भाग है। खस्सी उसी देखता है ना, ये इसी को क्या करता है, दबा देता है, तो क्या होता है, बन जाता है पाठा से बन जाता है खस्सी। तो सबसे मेन भाग यही है, वृषण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा वृषण। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 के खो वृषण। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। किताब में पहुंच जाओ, चैप्टर नंबर 6 के अति खाली स्थान को भरो, वहाँ पहुँचो। ठीक है, अब है रिक्त स्थान को भरो, रिक्त स्थान के